Now we start the story, The Lost Child. It is the supplementary first chapter. Supplementary first chapter का है. It is written by the author Mulk Raz Anand. Mulk Raz Anand was an Indian novelist and short story writer who his sorry his stories depicted a realistic and symbolic portrait of the poor in India. Anand is admired for his novel and short stories, which have acquired the status of a classics of modern Indian English literature. He was born on December 12, 1905 in Peshawar. He graduated from Khalsa College, Amritsar in 1924. He went to England and studied at University College London and Cambridge University. He completed his PhD in 1929. He was initiated into the literary career by a family tragedy. He got instigated by the rigidity of the caste system and became known for his novel Untouchable, Cooling, and The Two Leaves of a Bird. He was awarded International Peace Prize in 1953, Padma Bhushan in 1968, and Sahitya Akademi Award in 1971. He died of pneumonia in Pune, India, at the age of 99. Now 98. Now all information is about the author, whose name is Mulk Raz Anand. The Lost Child. In this chapter, there was a child, and once he went with his parents to see the fair, and there he was fascinated by many things, but in this fair he was lost. ये एक बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता के साथ मेले देखने गया था, और उसी मेले में वो कई चीज़ों से आकर्षित होता है, कई चीज़ खरीदना चाहता है, और इस मेले में वो गुम हो जाता है. नाउ सी द स्टोरी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत. बसंत का उत्सव था. फ्रॉम द विंट्री शैडोज ऑफ नैरो लेंस, it was the festival of spring. From the wintry shadows of narrow lands and alleys emerged a gaily clad humanity. यह बसंत का उत्सव था, और प्रसन्न मुद्रा में, क्लैड्स मीन्स होता है कि पहनना, यहाँ पे क्लैड्स का यूज किया हो गया होगा, क्लैड्स ह्यूमिनिटी. और प्रसन्न मुद्रा में, गैली माने होता है हैप्पीली, और प्रसन्न मुद्रा में लोग जो हैं वो रंग बिरंगे कपड़ों में शीतकाल में, ठंड के समय, बसंत ठंड में पड़ता है ना, ठंड में नैरो लेंस माने पतली पतली गलियों से निकल जाते हैं. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सेट. कुछ लोग चल के जाते हैं, कुछ लोग घोड़े पे बैठते हैं. अब घोड़े पे बैठते हैं, दूसरे बीइंग कैरी, अदर सेट्स बीइंग कैरीड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स. और कुछ लोग जो है बैलगाड़ी से जाते हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बच्चा जो है अपने पिता के पैरों के बीच में से निकलता है, काफ़ी हंसता खिलखिलाता हुआ. Come, child, come, called his parents, and as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. और उसके माता पिता जो है बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ. कब बुलाते हैं? जब वो जो लड़का है वो क्या करता रहता है, वो उसकी आंखें जो है वो टिकी रहती है किस पे? टॉयज़ पे, ठीक है ना, खिलौने पे जो लाइन बाय लाइन रखे हुए थे. He hurried towards his parents, his foot obedient to their call. वो अपने पिता के पास अपने पेरेंट्स के पास जल्दी जाता है, जैसे लगता है कि उसके जो पैर हैं उसके माता पिता के आज्ञा का पालन कर रहे हैं. His eyes still lingering on द डिसेडिंग ट्वाइस. उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों पे टिकी हुई थी जिसे वो पीछे छोड़ आया था. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और तब वो वहाँ पहुँचता है जहाँ वे लोग उसका इंतज़ार करते रहते हैं. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. उसके अंदर जो इच्छा थी खिलौनों के बारे में वो उसके अंदर दबी नहीं रहती है. इवन दो ही विल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज. यद्यपि वो जानता है अपने माता पिता को उस
अपने माता पिता की उस ठंडी आंखों को जिसमें इनकार रहता, यद्यपि इस चीज़ को वो जानता है, फिर भी उसकी आंखें जो थी वो पीछे रखे हुए खिलौने पर ही टिकी हुई थी, और वो अपनी इस भावना को क्या करता है, छिपा नहीं पाता है। अंत में वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे। उसके पिता ने चिर परिचित गुस्सैले अंदाज में आँख करके उसको देखा, मैंने काफ़ी गुस्से से भरी आंखों से उसे देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द free spirit of the day was tender, and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you। और उसकी माँ जो है, माँ कोमलता के भाव लिए स्वतंत्र भावना से प्रेरित होकर उससे अपनी उंगली पकड़ने के लिए कहती है। मैंने उसकी माँ थोड़ी सी मेल्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी मतलब गंभीर होकर शांत होकर डांटती नहीं है, उसे बहलाते हुए कहती हैं, उंगली पकड़ने के लिए कहती हैं, और कहती हैं देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। और क्या रहता है वो, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वो क्या रहता है, सरसों के पीले फूलों से भरा हुआ खेत रहता है, जो किस प्रकार प्रतीत होता है, पिघले हुए सोने के समान प्रतीत होता है, जो चारों तरफ और जो उस धरती पर बिखरा हुआ है। माइल्स मतलब मीलों तक वो ऐसा लगता है कि सोना जो है वो पिघल कर फैला हुआ है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। ड्रैगनफ्लाई माने कि मधुमक्खियों का जो एक समूह था वो इधर उधर भिनभिना रहा था अपने सुंदर पर्पल बैगनी पंखों के साथ। इंटरसेप्टिंग द फाइट ऑफ ए लोन बैग बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वो जो मधुमक्खियों का समूह था वो फूलों से क्या ले रहा था, फूलों से रस की खोज में था, और इधर उधर वो फूलों से तब तक एक जो काला भंवरा है वो क्या आता है और वो फूलों के रस के खोज में रहता है, और उन मधुमक्खियों का जो घूमना फिरना है, उनकी जो मूवमेंट है उसको वो बाधित करता है, इंटरप्ट करता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। और जो बच्चा रहता है वो मधुमक्खियों को हवा में उड़ते हुए बहुत अच्छे से टकटकी लगाकर देखता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। जब तक कोई एक मधुमक्खी अपना पंख फैलाकर आराम करके बैठ नहीं जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट गो फ्लैटिंग। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो उड़ जाती है, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, वो उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। जैसे वो अपने हाथों से उसे पकड़ने जाता है वो वहाँ से हवा में उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल। तब तक उसकी माँ चेतावनी भरे अंदाज में उसे बुलाती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। आओ बच्चे आओ फुटपाथ पे। आज मैं आप लोग को इतना ही बता रही हूँ, कल इसके आगे मैं पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।